हाय बैंकर्स, अब हम डिस्कस करेंगे बीएफएम यूनिट 4 इंपॉर्टेंट एलसी केस स्टडीज फॉर एग्जाम मस्ट वॉच पार्ट 1। ठीक है, आपको ये देखना ही है और इस टाइप के क्वेश्चंस ही एग्जाम में आते हैं। यूनिट 4 में के सिर्फ एलसी मैक्सिमम एलसी केस स्टडीज ही एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। केस स्टडी 1, an LC issued subject to UCP 600 has an expiry date of October 30th and requires presentation of documents within 21 days after the date of shipment. The bill of lading is dated October 1st. तो क्या है सर, एलसी का एक्सपायरी डेट कौन सा है? 30 अक्टूबर। ठीक है, और सर बिल ऑफ लैडिंग डेट कौन सी है? 1 अक्टूबर। डॉक्यूमेंट्स कब सबमिट करना है? रिक्वायर्स प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद इन 21 डेज आफ्टर द डेट ऑफ शिपमेंट। डेट ऑफ शिपमेंट क्या रहता है सर? बिल ऑफ लेडिंग डेट। ठीक है, ये क्या है सर? अपना शिपमेंट डेट। हमें कब डॉक्यूमेंट सबमिट करना है सर? 21 डेज, विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। कब से सर? विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। शिपमेंट डेट कौन सी है? बिल ऑफ लेडिंग डेट, जो कि 1 अक्टूबर है। तो यहां आपसे 21 डेज मतलब सर आपका आएगा 22 अक्टूबर को आपको डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने हैं। ठीक है, यहां तक समझ गए? अब नेक्स्ट सिनारियो ए दिया है। द बेनिफिशियरी प्रेजेंट्स ऑल डॉक्यूमेंट्स टू द नॉमिनेटेड बैंक ऑन 23 October. The documents are found to be complying and the nominated bank forwards them to issuing bank. The issuing bank receives the documents on October 26th. तो ये सिनारियो में क्या हुआ है सर? जो एक्सपोर्टर है उसने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है 23 अक्टूबर को। ठीक है, बी सिनारियो, द बेनिफिशियरी प्रेजेंट्स ऑल डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली टू द इश्यूइंग बैंक ऑन October 25th। इश्यूइंग बैंक को 25 अक्टूबर को किया है और ये जो किया है ये वाले में नॉमिनेटेड बैंक को किया। तो ये कंप्लाइंट प्रेजेंटेशन होगा क्या नहीं, ये बताना है। प्रेजेंटेशन जो है ये वैलिड है या नहीं, ये बताना है सर हमें। इन विच सिनारियोस द प्रेजेंटेशन इज वैलिड। एक्सपोर्टर को डॉक्यूमेंट्स कब सबमिट करना है सर? फ्रॉम फर्स्ट। कहां से? आपका जो शिपमेंट है, शिपमेंट डेट से विद इन 21 डेज में करना है। 22 अक्टूबर है, 22 अक्टूबर है क्या सर? 1 डे लेट हुआ है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। इश्यूइंग बैंक पे कब गया ये? 25 अक्टूबर, तो उसको भी 22 के पहले करना था, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नाइदर सिनारियो ए एंड नॉर बी, तो ये हो गया अपना सर, दोनों भी प्रेजेंटेशन वैलिड नहीं है, तो डी इज करेक्ट है। केस स्टडी 2, an Indian exporter MS ABC Limited received an LC from US buyer calling for commercial invoice in triplicate describing the goods as 100% cotton shirts. The exporter presented the invoice describing the goods as cotton shirts. The issuing bank refused the document citing a discrepancy. इंडियन जो एक्सपोर्टर है एबीसी लिमिटेड, उसे एलसी रिसीव हुआ है। ठीक है, उसे एक्सपोर्ट करना है, यूएस बायर ने सर, यूएस के बायर बैंक ने एलसी इश्यू किया है और उसमें सर लिखा गया है कि कमर्शियल इनवॉइस चाहिए ट्रिप्लिकेट फॉर्म में और गुड्स का डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए इनवॉइस में? 100% कॉटन शर्ट्स। जो अपना एबीसी लिमिटेड जो एक्सपोर्टर है उसने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया है, इनवॉइस में क्या डिस्क्रिप्शन दिया है सर? सिर्फ ओनली कॉटन शर्ट्स, उसमें 100% नहीं दिया है। द इश्यूइंग बैंक ने क्या किया सर? वो डॉक्यूमेंट रिफ्यूज कर दिया, डिस्क्रिपेंसी है बोल के। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? According to the strict documentary compliance rules of UCP 600, was the bank correct to bank refuse the documents? बैंक इस केस में सर करेक्ट है क्या डॉक्यूमेंट रिफ्यूज करने के लिए? एज पर यूसीपी 600 हमें ये बताना है। यूसीपी 600 में सर एक चीज मेंशन किया है, उसमें मेंशन किया है कि आपका जो भी कमर्शियल इनवॉइस है, कमर्शियल इनवॉइस जो है आपको स्ट्रिक्टली क्या सर? स्ट्रिक्टली एज पर एलसी होना चाहिए। कमर्शियल इनवॉइस का डिस्क्रिप्शन
स्ट्रिक्टली एज पर एलसी होना चाहिए, ठीक है, और एग्जैक्टली मैच होना चाहिए एज पर एलसी, एग्जैक्टली मैच और स्ट्रिक्टली एज पर एलसी होना चाहिए। अदर डॉक्यूमेंट्स में जनरल डिस्क्रिप्शन चलेगा, बट कमर्शियल इनवॉइस में चाहिए। ऑप्शन ये दिया है, यस द रिफ्यूजल वाज करेक्ट, द डिस्क्रिप्शन ऑन द कमर्शियल इनवॉइस मस्ट बी एन एग्जैक्ट लिटरल मैच टू द एलसी, ये इज करेक्ट है। जो डॉक्यूमेंट्स डिस्क्रिपेंसी जो बैंक ने कोट किया है वो करेक्ट है, इसलिए ये इज करेक्ट। नो द रिफ्यूजल वाज इनकरेक्ट, ये रॉन्ग है सर। नो द रिफ्यूजल वाज इनकरेक्ट बिकॉज द बैंक शुड हैव contacted the buyer to see if they could accept the good, ये सर सेकेंडरी पार्ट हो गया, इस कंप्लाई नहीं है बस। यस द रिफ्यूजल वाज करेक्ट, ओनली बिल ऑफ लेडिंग, यहाँ पे बिल ऑफ लेडिंग का कुछ यही नहीं है सर, मीनिंग ही नहीं है। डी इज ऑल्सो रॉन्ग, इसमें लिखा है रिक्वायर्स एन एग्जैक्ट मैच, बट कमर्शियल इनवॉइस भी आपका एग्जैक्ट मैच होना ही। नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी, एन एलसी वाज इशूड फॉर 1000 units of bicycles. The issuing bank sent an amendment via SWIFT increasing the quantity to 1200 units. इनिशियली एलसी इश्यू हुआ था 1000 यूनिट्स बाइसिकल्स के लिए, बाद में इश्यूइंग बैंक ने इसे अमेंड करके क्वांटिटी इंक्रीज किया 1200 यूनिट्स के लिए। द बेनिफिशियरी एक्सपोर्टर रिव्यूड द अमेंडमेंट बट डिड नॉट कम्युनिकेट एक्सेप्टेंस और रिजेक्शंस। जो एक्सपोर्टर है एलसी का बेनिफिशियरी, वो अमेंडमेंट देख लिया बट उसने कम्युनिकेट नहीं किया सर, एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है। बट बेनिफिशियरी शिप 1200 यूनिट्स एंड presented an invoice for 1200 units to the negotiating bank. तो बेनिफिशियरी ने क्या किया है सर, अब 1200 यूनिट्स शिप किया है, एंड वो जो डॉक्यूमेंट्स है इनवॉइस, उसमें 1200 जो डॉक्यूमेंट है वो निगोशिएटिंग बैंक को सबमिट किया है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का स्टेटस क्या है और ये प्रेजेंटेड डॉक्यूमेंट्स कंप्लाई है क्या नहीं, हमें ये बताना है। यूसीपी 600 का आर्टिकल 10 क्या बोलता है सर, आर्टिकल 10 में ये मेंशन किया गया है, सपोज बेनिफिशियरी कम्युनिकेट करने के लिए फेल हो जाता है, बेनिफिशियरी फेल्स टू कम्युनिकेट एनी अमेंडमेंट, कोई अमेंडमेंट रहता है, जैसे कि इस केस में अमेंडमेंट है सर, क्या उसके लिए वो फेल कर गया, मतलब उसने कुछ एक्सेप्ट कम्युनिकेट नहीं किया रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, यहाँ पे उसने एक्सेप्ट भी नहीं किया, रिजेक्शन भी नहीं किया है, बट जो डॉक्यूमेंट है वो एज पर अमेंडमेंट उसने सबमिट किया रहेगा, जैसे कि इस केस में है, तो वो कंप्लायंट डॉक्यूमेंट माना जाएगा, विथ अदर डॉक्यूमेंट भी कंप्लाई होना चाहिए, समझ गए। तो ये माना जाएगा कि उसने ये अमेंडमेंट एक्सेप्ट किया है, क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट एज पर अमेंडमेंट सबमिट किया है। तो अमेंडमेंट इज रिजेक्टेड एज द बेनिफिशियरी डिड नॉट एक्सेप्ट एंड द डॉक्यूमेंट्स फॉर 1000 यूनिट्स आर डिस्क्रिपेंट, ये रॉन्ग है, क्योंकि बेनिफिशियरी जो है कुछ कम्युनिकेट नहीं किया है, बट बाद में जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है वो एज पर अमेंडमेंट किया है, एज पर आर्टिकल 10 ये एक्सेप्टेबल है, तो ए इज रॉन्ग। The amendment is not yet effective and the beneficiary must present documents for 1000 units, ये भी wrong है सर। The presentation of documents for 1200 units will be deemed to be the beneficiary's notification of acceptance of the amendment, क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट जो सबमिट किया और शिप किया है तो 1200 यूनिट के हिसाब से, तो सी इज करेक्ट। द नेगोशिएटिंग बैंक मस्ट कॉन्टैक्ट द बेनिफिशियरी फॉर द एक्सप्लिसिट एक्सेप्टेंस, ये भी रॉन्ग है, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट केस स्टडी सर, an Indian bank issued a SBLC standby letter of credit under ISP 98 in favor of US company, guaranteeing the performance of an Indian importer in paying for goods. The Indian importer failed to pay an invoice by the due date. The US beneficiary invoked the standby letter of credit by representing a return demand stating the applicant has failed to make the payment of USD $1000 as per the underlying contract. The Indian importer argues that the goods were defective and therefore the invocation is wrongful. क्वेश्चन क्या है सर, इसमें जो केस स्टडी जो दिया है, इंडियन बैंक ने सर एसबीएलसी स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू किया है यूएस की कंपनी को, उसमें क्या दिया है सर, गारंटी दिया है कि परफॉर्मेंस ऑफ द
इंडियन इंपोर्टर, जब भी गुड्स आएगा तो इंडियन इंपोर्टर पेमेंट करेगा, इंडियन इंपोर्टर पेमेंट नहीं करेगा तो सर इंडियन बैंक आपको पेमेंट करेगा। ये सिंपल है, ये सर सिंपली आपका बैंक गारंटी जैसा है। स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट सर ये डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में बैंक गारंटी ही है। तो बाद में सर इंडियन इंपोर्टर क्या कर दिया सर, फेल कर गया पेमेंट करने का ड्यू डेट पे, तो यूएस बेनिफिशियरी ने क्या किया, गारंटी इन्वोक कर दिया स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, और उसने सर एक सिंपल रिटर्न डिमांड लेटर लिख दिया बैंक को कि एप्लीकेंट जो आपका एप्लीकेंट है फेल कर गया है, इतना अमाउंट आप हमें पे कर दीजिए करके। बट इंडियन इंपोर्टर जो है वो बोल रहा है कि जो गुड्स है डिफेक्टिव है, तो ये इनोकेशन जो है डिमांड जो है पैसे का वो रॉन्गफुल है। व्हाट इज द इश्यूइंग बैंक्स ऑब्लिगेशन? फर्स्ट तो सर टू टाइप्स है, लेटर ऑफ क्रेडिट और स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। ये डिफरेंस याद रखिए सर। लेटर ऑफ क्रेडिट सर परफॉर्मेंस पे पेमेंट किया जाता है, परफॉर्मेंस पे, और एसबीएलसी नॉन परफॉर्मेंस पे। मतलब सर आपका जब भी डॉक्यूमेंट कंप्लाई होगा एज पर एलसी तो पेमेंट किया जाएगा, तो इसे करते हैं सर परफॉर्मेंस। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन एज पर एलसी है तो सर आप पेमेंट करोगे। और नॉन परफॉर्मेंस मतलब सर एसबीएलसी में सर आप कोई भी चीज कंप्लाई नहीं करते हो और आपका डिमांड आता है तो पेमेंट करना रहता है। ये डिफरेंस याद रखिए एलसी एंड एसबीएलसी में। एलसी में परफॉर्मेंस में पेमेंट होता है, एसबीएलसी में नॉन परफॉर्मेंस में पेमेंट होता है। एलसी और सर एसबीएलसी में बैंक सर डॉक्यूमेंट्स में डील करता है, नॉट इन गुड्स। तो जो भी डिफेक्टिव गुड्स डिफेक्टिव है ये चीजें है, ये सर अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट का डिस्प्यूट है, तो इससे बैंक का कुछ लेना देना नहीं है। अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है वो डिफरेंट रहता है फ्रॉम एलसी, एसबीएलसी एंड बैंक गारंटी। ठीक है, आपका ये कॉन्ट्रैक्ट अलग रहेगा और आपका अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिफरेंट रहेगा। तो इस केस में बैंक को पे करना पड़ेगा, वो डिस्प्यूट दोनों सेटल कर ले, बैंक को पेमेंट करना ही है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला है, द बैंक मस्ट इन्वेस्टिगेट द क्वालिटी ऑफ गुड्स बिफोर पेइंग, बैंक डील्स इन डॉक्यूमेंट नॉट इन गुड्स, तो ये इज रॉन्ग। द बैंक मस्ट डिसोनर द क्लेम एज इट इज डिस्प्यूटेड, ये भी रॉन्ग है, बैंक को पे करना मस्ट है। द बैंक मस्ट ओनर द क्लेम एज इट इज अ डॉक्यूमेंट्री इंस्ट्रूमेंट एंड द डिमांड कंप्लाइज विद द टर्म्स ऑफ द स्टैंड बाय एलसी। जो भी डिमांड है आपका एज पर टर्म एसबीएलसी के तहत आना चाहिए, तब आप पेमेंट कर सकते हो। द बैंक शुड वेट फॉर कोर्ट ऑर्डर, ये भी रॉन्ग है, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट केस स्टडी, एन एलसी कॉल्ड फुल सेट ऑफ क्लीन ऑनबोर्ड मरीन बिल ऑफ लैडिंग फॉर शिपमेंट ऑफ मशीनरी। एज पर एलसी में क्या डिमांड किया गया है सर, फुल सेट क्लीन बिल ऑफ लैडिंग चाहिए शिपमेंट ऑफ मशीनरी के लिए। जो बिल प्रेजेंट किया है उसमें सर बिल ऑफ लेडिंग क्लीन है और ऑन बोर्ड भी है, बट इट कंटेन द नोटेशन गुड्स शिप्ड ऑन डेक एट शिपर्स रिस्क, बट उसमें एक क्लॉज डाला है, नोटेशन दिया है, वो क्या है सर, शिप्ड ऑन डेक एट शिपर्स रिस्क। द इश्यूइंग बैंक रिफ्यूज द डॉक्यूमेंट साइटिंग दिस इज अ डिस्क्रिपेंसी, ये जो दिया है ना सर शिप्ड ऑन डेक, उस वजह से इश्यूइंग बैंक ने डॉक्यूमेंट रिफ्यूज किया है, डिस्क्रिपेंसी है करके। इस केस में बैंक का रिफ्यूजल जो जस्टिफाइड है या नहीं ये बताना है। ऑन डेक का मतलब क्या है सर, ऑन डेक मतलब शिप का जो टॉप रहता है ओपन स्पेस, वहां पे आपका मशीनरी रखा है जहां पे आपको वेदर को एक्सपोज हो जाएगा, इसका मीनिंग है ऑन डेक का। बट 26 ए आर्टिकल कहता है, दो चीजें है इसमें सर, ये समझेंगे, आराम से समझना सर ध्यान से थोड़ा। इसमें ना सर बिल ऑफ लेडिंग कह सकता है, में बिल ऑफ लेडिंग में से गुड्स, गुड्स में बी क्या सर, में बी कैरी ऑन डेक, ये एक्सेप्टेबल है। में भी बोला है सर यहाँ पे, क्या है सर, गुड्स में से में भी बोला है, आप कर सकते हो, ठीक है। बट यहां पे क्या बोला है सर, एक्चुअली शिप्ड ऑन बोर्ड, शिप्ड ऑन डेक,
यहाँ पे एक्चुअली बोला गया है कि डेक पे शिप किया है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, अनएक्सेप्टेबल। फर्स्ट में क्या बोला है सर, बिल ऑफ लेडिंग में से गुड्स में बी शिप्ड ऑन और कैरिड ऑन डेक, बट यहां पे एक्चुअल में बोला गया है ये अनएक्सेप्टेबल है। मे भी है तो चलेगा, बट एक्चुअल में है तो नहीं चलेगा। बट इन केस कुछ ऐसे जो आइटम्स है जो बड़े बड़े, उसमें सर ऑन डेक लाना पड़ता है। कुछ रहता है सर अपना कोल, ऐसे चीजें जो उसको पैक करके नहीं रख सकते, मतलब एक कंटेनर में, तो इस केस में एलसी स्पेसिफिकली मेंशन करना है एलसी में कि आप ऑन डेक ला सकते हो। ठीक है, तो समझ गए। इसमें दो कंडीशन है 26A में। फर्स्ट बोला गया है बिल ऑफ लेडिंग में से, ठीक है, गुड्स में भी, ये याद रखिए सर, गुड्स में भी कैरिड ऑन डेक, ये चलेगा, कैरिड ऑन डेक ये चलेगा, एक्सेप्टेबल। बट यहां पे एक्चुअल में शिप किया है ऑन डेक, ये नहीं चलेगा। ये सर यूसीपी के वर्डिंग है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, ये थोड़ा सा है सर। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, नो बिकॉज बिल ऑफ लेडिंग इज अदरवाइज क्लीन एंड ऑन बोर्ड, ये सर रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट सर, यस बिकॉज नोटेशन इंडिकेटिंग goods loaded on deck is acceptable unless the LC specifically prohibits it, ये सर अपोजिट है। एलसी में सर आपको डिमांड करना है, एलसी में डिमांड करना है कि ऑन डेक चाहिए, ये सर ये जो ऑप्शन है ना उसका अपोजिट है। ये क्या बोल रहा है सर, एलसी में स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सर, नो बिकॉज द शिपर हैज एक्सेप्टेड द रिस्क, ये भी सर रॉन्ग है, तो डी इज करेक्ट। yes because bill of lading that status the goods are loaded on deck is unacceptable even if the LC does not prohibit it, LC में prohibition नहीं हो रहा है एज पर LC टर्म्स एंड कंडीशन, फिर भी अनएक्सेप्टेबल है। कुछ केसेस में सर आपको स्पेसिफिकली LC में मेंशन करना है कि ऑन डेक चाहिए करके, ये जो बी है ना उल्टा दिया है, इसलिए बी इज रॉन्ग। नेक्स्ट केस स्टडी, transferable LC was issued in favor of MS Prime Exports, ये first beneficiary for USD 50,000. Prime Exports requested the advising bank to transfer USD 45,000 of the LC to MS actual manufacturer, ये है second beneficiary. The ELC was transferred. The actual manufacturer shipped the goods and presented its document with invoice for USD 45,000 to the transferring bank. Prime Exports failed to substitute its own invoice and draft as the first beneficiary. What is the transferring bank obligate to do? इस केस में ट्रांसफरिंग बैंक क्या करेगा सर, क्वेश्चन क्या है, एक ट्रांसफरेबल एलसी इश्यू हुआ है, किसके फेवर में, प्राइम एक्सपोर्ट्स के फेवर में। एलसी का अमाउंट कितना है सर, 50,000, ये है फर्स्ट बेनिफिशियरी। बाद में प्राइम एक्सपोर्ट जो है फर्स्ट बेनिफिशियरी, उसने रिक्वेस्ट किया एडवाइजिंग बैंक को कि इसमें का सर 45,000 अब एक्चुअल मैन्युफैक्चरर जो है, जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो सेकंड बेनिफिशियरी उसको ट्रांसफर कर दीजिए। एलसी ट्रांसफर हो गया, बट लास्ट में जब एक्चुअल मैन्युफैक्चरर जो है उसने गुड्स शिप कर दिया एंड डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर दिया बैंक को एज पर इनवाइस 45,000, ठीक है, बट जो प्राइम एक्सपोर्टर जो है वो फेल कर गया, जो 45,000 का इनवाइस है ना उसको उसके 50,000 के इनवाइस से सब्सटीट्यूट करना था, बट वो सर फेल हो गया ओन इनवाइस और ड्राफ्ट। इस केस में सर ट्रांसफरिंग बैंक का क्या ऑब्लिगेशन रहेगा, ये बताना है। एलसी अमाउंट है 50K, ठीक है, ट्रांसफर्ड अमाउंट कितना है 45K, सेकंड बेनिफिशियरी गुड्स शिप किया है, डॉक्यूमेंट सबमिट किया, गुड्स शिप्ड, फर्स्ट बेनिफिशियरी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया, नॉट सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स। तो यूसीपी 600 का आर्टिकल 38 क्या कहता है सर, सपोज
फर्स्ट बेनिफिशियरी डॉक्यूमेंट सबमिट करने को फेल हो जाता है विद इन टाइम, तो बैंक जो सेकंड बेनिफिशियरी ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है वो फॉरवर्ड कर देगा और उसे 45K का पेमेंट कर देगा एज पर यूसीपी 600। तो ऑप्शन ये क्या है, रिटर्न द डॉक्यूमेंट्स टू द सेकंड बेनिफिशियरी एज द ट्रांसफर इज void without substitution, ये is wrong. Pay the second beneficiary 45,000 and forward the second beneficiary's original documents to the issuing bank. B is correct because यहाँ पे सर ओरिजिनल जो बेनिफिशियरी है वो डॉक्यूमेंट सेम सब्सटीट्यूट करने को फेल हो गया है, तो ट्रांसफरिंग बैंक क्या करेगा, अब सेकंड बेनिफिशियरी के डॉक्यूमेंट सेंड करेगा इश्यूइंग बैंक को। बी इज करेक्ट। forge an invoice from the prime exporters for 50,000 to claim the full amount, ये भी wrong है। wait indefinitely for prime exporter to response, ये भी wrong है। विद इन टाइम पीरियड में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है।